नीति एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी इश्क की दीवानगी, जिसे लिखा है अंकिता शर्मा ने और आवाज दी है पायल विशाल ने। भाग 1, इश्क की दीवानगी। बनारस के घाट के किनारे बना महादेव का मंदिर, जहाँ सुबह की आराधना से लोगों का मन पवित्र और निश्चल हो जाता है, तो वहीं घाट के किनारे सुबह माँ गंगा की आरती के बाद यहाँ का वातावरण और भी ज्यादा मन को सुकून देने वाला और मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक लड़की जिसकी उम्र है 23, गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल, सुर्ख लाल होठ, सांचे में ढला उसका शरीर, लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाए सफेद रंग की फुल लेंथ अनारकली पहनी, वो मंदिर में महादेव के सामने अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। अपनी आराधना करने के बाद वो महादेव को नमन करके वहाँ से सीधा घाट पर हो रही गंगा माँ की आरती के लिए चली जाती है। गंगा माँ की आरती समाप्त होने के बाद वो लड़की पुजारी से प्रसाद लेती है और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जा रही होती है कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है, जिससे वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है। उस लड़की के सामने मंदिर के पुजारी जी खड़े थे। मीरा बिटिया, इधर आओ। पंडित जी उसे रोकते हुए बोलते हैं। हाँ पंडित जी। मीरा उनके पास आते हुए कहती है, बिटिया ये तुम दोनों के लिए महादेव के आशीर्वाद का रक्षा सूत्र है। शिव शंभू सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। पंडित जी रक्षा सूत्र का धागा देते हुए कहते हैं, धन्यवाद पंडित जी। मीरा रक्षा सूत्र लेते हुए कहती है और पंडित जी को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। मीरा त्रिपाठी एक 23 साल की खूबसूरत लड़की, जितनी वो सूरत से सुंदर है उतना ही उसका दिल खूबसूरत है। मीरा महादेव की परम भक्त है। उसके दिन की शुरुआत महादेव की आराधना के साथ आरंभ होती थी। मीरा अपनी सोच से आधुनिक और आचरण से बिल्कुल संस्कारी लड़की है, जिसे गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी आता है तो गलती होने पर शांति से डांट सुनना भी आता है। मीरा जब लगभग 10 साल की थी तब उसकी माँ और पापा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मीरा को उसके पड़ोस के घर में रहने वाली उसकी काकी शारदा ने पाला पोसा था। शारदा जी की एक बेटी थी जो मीरा की ही उम्र की थी और जिसका नाम था सोनिका, लेकिन प्यार से सब उसे सोनू कहकर पुकारते थे। कुछ समय पहले शारदा जी की भी मृत्यु हो गई, इसलिए अब मीरा और सोनू दोनों साथ में ही रहते हैं। मीरा जितनी समझदार और सोनिका उतनी ही चंचल। मीरा और सोनिका एक दूसरे की जान, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीरा ने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, लेकिन वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई को जारी नहीं रखा। मीरा घाट से निकलकर बनारस की तंग गलियों से होते हुए अपने घर को जा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो एक मिठाई की दुकान की ओर जाती है, जिसके ऊपर मोटे और बड़े अक्षरों में लिखा था मिश्रा मिष्ठान भंडार। उस दुकान पर 50-55 साल के एक व्यक्ति बैठे हुए थे। उनका नाम मोहन मिश्रा था। राम राम काका, कैसे हैं आप? मीरा उस आदमी के पास जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोलती है। राम राम मीरा बिटिया, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज आई हो यहाँ, मतलब उस शैतान के लिए जलेबी और रबड़ी ले जानी होगी। मोहन जी हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा काका, उस शैतान के लिए यहाँ आई हूँ। अब आप जल्दी से जलेबी और रबड़ी दे दीजिए। मीरा भी हंसते हुए कहती है। मोहन जी जल्दी से एक थैले में जलेबी और रबड़ी रखकर मीरा को पकड़ा देते हैं और मीरा उन्हें पैसे देकर उनसे बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मुंबई सपनों का शहर, ऐसा शहर जहाँ कभी रात नहीं होती, या ऐसा कहे कि ऐसा शहर जो कभी सोता ही नहीं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं और अपनी किस्मत को आजमाने के लिए भी आते हैं। शायद इसीलिए इसे सपनों का शहर कहते हैं। रात का वक्त, अंधेरी वेस्ट। वहाँ के एक होटल में एक आलिशान कमरा, जहाँ एक लंबा चौड़ा और आकर्षित करने वाला शख्स जो एक तरफ खड़े होकर अपनी शर्ट पहन रहा था। शर्ट पहनकर वो अपने पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ बेड पर एक लड़की अपनी आंखें बंद किए हुए सोई हुई थी और उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ पतली सफेद चादर लिपटी हुई थी। वो शख्स वहाँ से अपना कोट उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और उसके निकलते ही दरवाजा बंद होने पर बहुत तेज आवाज होती है, जिससे वो लड़की जाग जाती है। ओह, यू आर सो हॉट बेबी, आई लव यू सो मच। लड़की उठकर अंगड़ाई लेते हुए कहती है। उस लड़की की रात लड़के की बाहों में बीत गई। सुबह के वक्त सफेद रंग की 4 कारों के बीच एक काले रंग की कार मुंबई की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई चली जा रही थी। वो पांचों कारें एक बहुमंजिला इमारत के आगे आकर रुकती है। सबसे आगे की सफेद रंग की कार में काले रंग के फॉर्मल सूट पहने हुए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड निकलते हैं। बीच की काली गाड़ी से एक शख्स आंखों पर काले शेड्स और ग्रे कलर का फॉर्मल 3-पीस सूट पहने हुए बाहर निकलता है। उम्र उसकी लगभग 28, लंबाई 6 फुट, गोरा रंग, हल्की सी ट्रिम हुई बियर्ड यानी दाढ़ी, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। ये शख्स है मुंबई का फेमस बैचलर बिजनेसमैन रुद्राक्ष सिंह राठौर, जो पूरी मुंबई पर राज करता है, जिसके एक इशारे पर पूरी मुंबई में तूफान आ जाए, जो मुंबई की बारिश की तरह है, जो कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी की भी जिंदगी में आकर उस पर छा सकता है। रुद्राक्ष सिंह राठौर जो राजस्थान का एक राजपूत परिवार है, लेकिन वो मुंबई में ही रहकर यहाँ का और राजस्थान का काम दोनों देखता है। रुद्राक्ष को अपने रुतबे पर बहुत ज्यादा घमंड है। उसे लगता है कि इस दुनिया में सारा काम पैसे से कराया जा सकता है। उसमें गुस्सा और जिद तो उसके शरीर में खून के साथ बहता है, और लड़कियां तो उसके एक इशारे पर उसके सामने अपने आप उसे सौंपने को तैयार रहती है। रुद्राक्ष की फैमिली में उसकी दादी रुक्मणी सिंह राठौर और एक छोटी बहन काव्या सिंह राठौर है। रुद्राक्ष अपनी दादी सा के अलावा किसी की बात सुनता ही नहीं है। सिर्फ उसकी दादी और काव्या ही उसे उसके निकनेम रुद्र कहकर बुलाते हैं। रुद्राक्ष सिर्फ बुजुर्गों की इज्जत और परवाह करता है, क्योंकि उसे उन सब में अपनी दादी नजर आती है, और बाकी कोई और क्यों ना हो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। सबसे जरूरी, रुद्र को अपने काम में कोई लापरवाही तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने काम के लिए वो कोई दूसरा ही रुद्राक्ष सिंह राठौर बन जाता है। उसे अपने काम में छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं है। रुद्र को सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी काव्या और अपने काम से है। रुद्राक्ष के साथ एक और लड़का कार से बाहर निकलता है। वो नॉर्मल पैंट और शर्ट पहने हुए था। ये रुद्राक्ष का पर्सनल असिस्टेंट रोहित था। उनकी गाड़ी से निकलते ही सामने से मीडिया वालों की भीड़ उनके पास आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड तुरंत रुद्राक्ष को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। रुद्राक्ष अपने शेड्स उतारता है, जिससे उसकी नशीली आंखें दिखाई देती है। वो ऊपर की ओर बिल्डिंग पर लगे बोर्ड को देखता है, जिस पर बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसे देखने के बाद वापस से अपने शेड्स पहनकर तेजी से उस बिल्डिंग के अंदर चले जाता है। रुद्र ऑफिस के अंदर आता है और उसे देखकर सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रुद्र उन सबको इग्नोर करते हुए अपने कैबिन की तरफ चले जाता है। माहेश्वरी ग्रुप के साथ शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस चल रही है? रुद्र चलते चलते रोहित से पूछता है, सर उस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर माहेश्वरी से आज ही आपकी मीटिंग है। रुद्र के पीछे चलते हुए रोहित बोलता है। रुद्र बोलता है और अपने कैबिन में चला जाता है। रुद्र अपने कैबिन में पहुंचता है, जो राठौर इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के 22वें फ्लोर यानी कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थी। उसे अपने कैबिन में आए कुछ ही देर हुआ था, तभी उसके कैबिन के दरवाजे को तेज आवाज के साथ खोलकर एक लड़की बहुत गुस्से में अंदर आती है। इस लड़की का नाम था काम्या, जो ज्यादा नहीं पर हाँ अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी। रुद्र की नजर जैसे ही काम्या पर जाती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो उसके कैबिन में बिना उसकी परमिशन के अंदर आ गई। काम्या गुस्से में सीधा रुद्र के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। रुद्र, तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? काम्या गुस्से से बोलती है। एक तो काम्या बिना उसकी परमिशन के उसके ऑफिस में आ गई और अब काम्या ने रुद्र के कॉलर को पकड़कर अपनी मौत को ही दावत दे दी थी। रुद्र का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। इस वक्त उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। वो काम्या के हाथ को कसकर पकड़ते हुए उससे अपना कॉलर छुड़ाता है और उसे अपने से दूर धक्का दे देता है, जिससे काम्या जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है। तुम्हारी मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो या क्या कर चुकी हो? तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम अपनी जान से हाथ भी धो सकती हो। समझ में आई बात? रुद्र शांत लहजे पर खोखार आवाज में बोलता है। काम्या उसकी बात सुनकर जमीन से खड़ी होती है और उसकी ओर नफरत भरी नजरों से देखती है। हाँ, जानती हूँ कि मैं एक हार्टलेस इंसान के सामने खड़ी हूँ, जिसके अंदर ना खुद फीलिंग्स है और ना ही दूसरों के इमोशंस की कोई कदर है। उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था, फिर भी तुमने मेरे फियांसे से ये कहा कि मैं पूरी रात तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें पता था कि उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, तो तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? काम्या रोते हुए कहती है। उसे रोते हुए देखकर रुद्र को बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रहा था, जैसे उसके रोने से रुद्र को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो एक फेक सी स्माइल कर काम्या को देखता है। तुम जैसी लड़कियां जो पैसों के पीछे भागती है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। उनके लिए कैसी शादी, कैसा फियांसे? तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया था। मैंने तो बस तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारे वन नाइट स्टैंड के बारे में बताया। उसका ये सब जानने का हक बनता है कि उसकी मंगेतर है कहाँ और किसके साथ है। रुद्र डेविल स्माइल के साथ काम्या को देखकर कहता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हारी वजह से वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता है। उसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी है। वो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। काम्या रोते हुए कहती है, प्यार? माय फुट, तुम जैसे लोग होते ही बेवकूफ हैं जो प्यार जैसी चीजों में यकीन करते हैं। कुछ नहीं होता है प्यार व्यार, ये सिर्फ एक जज्बाती धोखा है। रुद्र शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है। उसे हंसते हुए देखकर काम्या हैरानी भरी नजरों से देखती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सामने किसी डेविल को देख रही हो, जिसमें कोई भी फीलिंग्स या इमोशन नाम की चीज ही नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्यार पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है ना, वही प्यार तुम्हें हो। हाँ, तुम्हें रुद्राक्ष सिंह राठौर को प्यार हो, दीवानों जैसा प्यार हो, जो दीवानगी की हद तक पार कर जाए। तब तुम्हें समझ आएगा कि किसी से प्यार होता है तो उस प्यार के लिए हम कोई भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाते हैं। काम्या चीख कर गुस्से से बोली। उसकी बातें सुनकर रुद्र का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी बातें शायद उसे थोड़ी इफेक्ट कर रही थी। रोहित, रोहित! रुद्र गुस्से में चिल्लाता है। यस सर! रोहित भागता हुआ अंदर आकर कहता है, इस लड़की को अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकालो और मुझे आज के बाद ये यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। रुद्र गुस्से में बोलता है, तो वो ओके सर। रोहित जल्दी से बोलता है। रोहित अंदर आकर काम्या को ले जाकर वहां से बाहर भेज देता है, लेकिन काम्या जाते हुए भी पीछे मुड़कर रुद्र को देखकर लगातार बोली जा रही थी, तुम्हें प्यार हो रुद्राक्ष, तुम्हें प्यार हो। काम्या को रोहित ऑफिस से बाहर भेज देता है। रुद्र और काम्या की आवाजें सुनकर उस फ्लोर पर काम करने वाले ऑफिस के वर्कर्स रुद्र के कैबिन से कुछ दूर खड़े होकर कैबिन के अंदर देखने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रुद्र को कैबिन से बाहर आते हुए देख उन सभी में तुरंत भगदड़ मच जाती है। रुद्र जब सभी को ऐसे अफरा तफरी में भागते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले से ही काम्या की वजह से गुस्से से उबल रहा था। तुम सब यहाँ काम करने आते हो और उसी का पैसा लेते हो, कोई नाटक देखने नहीं आते तुम सब। बैक टू योर वर्क। रुद्र तीखी आवाज और तीखी नजर से सबको देखते हुए कहता है। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी वहां तेजी से भागकर चले जाते हैं और रुद्र वहां से मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। क्या सच में इस लड़की और रुद्र के बीच कोई रिश्ता नहीं था? और क्या सच में रुद्र को कभी किसी से सच्चा प्यार होगा? और मीरा को पंडित जी ने रक्षा सूत्र क्यों दिया था? क्या उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।